हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। क्या है प्रॉब्लम, एक बार आप पहले सुने। टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैव 10 ohm रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 2 microampere current. One of them is converted into a voltmeter of 100 millivolt full scale reading and the other into an ammeter of 1 milliampere full scale current using appropriate resistors. These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment with R equal to 1000 ohm resistor by using an ideal cell. Which of the following statements is are correct? यानी कि इसके बाद ऑप्शंस दिए हैं और आपको सही ऑप्शन पिक करने। यानी एक बार फिर देखिए, हम देखते हैं कि एडवांस्ड में पूछे गए ज्यादातर क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं जिसमें आपको सभी ऑप्शन वन बाय वन चेक करने होते हैं। अगर आपको ऑप्शंस पिकिंग करनी है तो हमेशा ऐसे सवालों में आप पहले गिवन कंडीशंस के बेस पे एक फ्रेमिंग तैयार कर लें। जैसे इस प्रॉब्लम में जो जो कंडीशंस दी हुई हैं उनके बेस पर कितना माइंड मेकअप किया जा सकता है, एक बार हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमें दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिए हैं जिनका रेजिस्टेंस 10 ohm है, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 माइक्रोएम्पियर करंट तक दे पाते हैं। अब आपको ऐसे दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से एक को अमीटर में कन्वर्ट करना है और एक को वोल्टमीटर में। जो वोल्टमीटर आप बनाएंगे वो 100 मिलीवोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला होना चाहिए और जो अमीटर आप तैयार करने वाले हैं वो 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट वाला अमीटर होना चाहिए। तो कैसे सेट करेंगे डाटा, एक बार समझें। एक 10 ohm का गैल्वेनोमीटर आपको दिया हुआ है जो 2 माइक्रो एम्पियर की करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन में अवेल कर पाता है। आप ये समझ लें कि 2 माइक्रो एम्पियर की करंट इसकी लिमिट है, अपर लिमिट। आपको इस बात का ध्यान रखते हुए इसे एक वोल्टमीटर में बदलना है जिसकी वोल्टेज 100 मिली वोल्ट हो फुल स्केल रीडिंग के साथ। तो ध्यान दें कि फुल स्केल रीडिंग के साथ अगर 100 मिली वोल्ट रीडिंग आनी है तो यह कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपको कितना रेजिस्टेंस इसके इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा के इस कन्वर्जन को फाइनल करना होगा। आइए सबसे पहले यह कैलकुलेट कर लें कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए और इस कंप्लीट सेटअप जिसे अब वोल्टमीटर बनाया जा चुका है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। करंट ये सिस्टम मैक्सिमम टेक कर सकता है 2 माइक्रो एम्पियर और हमें जो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है उसकी वोल्टेज लिमिट दे रखी है 100 मिलीवोल्ट। तो हम जानते हैं वोल्टेज और करंट के रेशियो से इस सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकेगा। अगर मैं इसमें डाटा पुट करूं तो यह आ जाएगा 100 मिलीवोल्ट और करंट है 2 माइक्रो एम्पियर। तो 2 माइक्रो एम्पियर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मैं इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। अब मिली वोल्ट और मिली एम्पियर अगर रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो ये ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डाटा ओम में हमें मिला है आप ध्यान दें वो आ जाएगा 50 × 1000 यानी 50,000 ओम टोटल रेजिस्टेंस वाला ये वोल्टमीटर हमारे सामने प्रेजेंट है। एक गैल्वेनोमीटर हमें दिया गया था 10 ohm का और उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा के वो वायर 49,990 ohm का रहा होगा और उसे लगाने के बाद अब इस सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस हो गया है वो 50,000 ohm हो चुका है। यानी ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम जिस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं उस वोल्टमीटर का नेट रेजिस्टेंस 50,000 ohm है। फर्दर आगे स्टेप के लिए इसी प्रकार इसी जैसे दूसरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऐसा अमीटर बनाना है जो 1 मिली एम्पियर करंट रीड कर सके फुल स्केल कंडीशन में। तो क्या सिचुएशन बनेगी, सेकंड कंडीशन पे आए। ये आपका गैल्वेनोमीटर कॉइल है 10 ohm का,
जो कि गिवन है 2 माइक्रो एम्पियर करंट अवेल कर सकता है। हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि ऐसा करने के लिए एक संट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, मैं उसे एस मान रहा हूं। यह बात हमने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ी हुई होती है कि एक संट छोटे रेजिस्टेंस का वायर अप्लाई करके आप ऐसा कन्वर्जन कर पाते हैं। अब जिस करंट के लिए आपको यह सिस्टम तैयार करना है उसकी वैल्यू दी हुई है 1 मिली एम्पियर, यानी आपका सिस्टम 1 मिली एम्पियर तक की करंट के लिए इफेक्टिव होना चाहिए। यह प्रॉब्लम में गिवन है कंडीशन। तो 1 मिली एम्पियर की करंट जब इस सर्किट में आएगी तो आप समझते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल को डैमेज होने से बचाने के लिए इस लाइन में केवल 2 माइक्रो एम्पियर की करंट ही आप भेज सकते हैं। आपको ऐसा संट चुनना होगा जो 1 मिली एम्पियर में 2 माइक्रो एम्पियर कम करके रिमेनिंग सारी करंट को खुद अवेल कर ले। यानी आपको एक ऐसा यहां पर संट का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट अपने में लोड करा ले। तो कितना होगा वो करंट का वैल्यू एक बार समझें। अगर मैं इसे माइक्रो एम्पियर में ही लिख दूं तो मैं इसे 1000 माइक्रो एम्पियर लिख पाऊंगा। आप समझ सकते हैं छोटा कन्वर्जन है। और 1000 में 2 माइक्रो एम्पियर इसे देने के बाद 998 माइक्रो एम्पियर करंट इस लाइन पे आनी चाहिए। अब चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल में है तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि संट और 998 करंट का प्रोडक्ट जो कि इस लाइन के पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, और 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यह शो कर रहा है अपर रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को, और पैरेलल में जुड़े होने के कारण इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। सो इसे सॉल्व करके जो संट का रेजिस्टेंस आ जाएगा वो होगा 10 इंटू 2 20 अपॉन 998। सो ये वैल्यू आएगी संट के रेजिस्टेंस की 20 अपॉन 998। और इसे थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर लूं जहां तक ये हो सकता है तो 2 से कैंसिल करने पर यह बन जाएगा 10 अपॉन 499 ओम। यानी 10 अपॉन 499 ओम का रेजिस्टेंस अगर संट के प्लेस पर लगा दिया जाए तो आपका सिस्टम 1 मिली एम्पियर तक करंट की रीडिंग देने वाला बन जाएगा, और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज होने से भी बच जाएगा। यानी यह संट इसको डैमेज होने से बचा सकता है। सो इस पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इसी स्टेप में हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, तब क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के सवालों में इन सभी कैलकुलेशंस को यूज किया जाता है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जेईई एडवांस्ड के ऐसे प्रॉब्लम में जो मल्टीपल चॉइस हो ये सभी कैलकुलेशन पहले रख लेने से ऑप्शंस को पिक करने में हेल्प मिल जाती है। सो नेट रेजिस्टेंस इस सिस्टम का मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इस अमीटर सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस आर नेट फॉर द सिस्टम ऑफ अमीटर इज इक्वल टू एस इंटू 10 अपॉन एस प्लस 10। और अब अगर मैं इसमें डाटा पुट करूं, एस की वैल्यू पुट करूं, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन 499 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर पे, और डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 499 प्लस 10। थोड़ा मुझे सॉल्व करने दें इसे, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन 499 अपॉन एक 10 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर चुका हूं न्यूमरेटर के 10 को। अब ये 1 अपॉन 499 प्लस 1 है, जिसे एलसीएम लेने पर ये 500 अपॉन 499 बनेगा, और फाइनली ये 1/50 बनेगा। 1/50 को आप अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 जीरो यहां पर पुट करने होंगे और ये 0.02 ओम बन जाएगा। यानी संट लगाने के बाद अमीटर सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 0.02 ओम है। संट इस्तेमाल किया गया है 10 अपॉन 499 ओम का, और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल थी उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। लगभग सभी कैलकुलेशन जो एसोसिएटेड हैं या जो इतना थीम पढ़ के मेरे दिमाग में आ रहे थे मैं कर चुका हूं। अब हम 1 बाय 1 इसके ऑप्शंस पिक करेंगे और फिर आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात क्वेश्चन में और मुझे दिखाई दे रही है कि इस अमीटर और वोल्टमीटर को बना के ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो एक सिंपल सा सर्किट में यहां पर बना देता हूं कि ओम्स लॉ में किसी रेजिस्टेंस को जिसका वैल्यू 1000 ओम गिवन है आपको यूज करना है, और इसके साथ उसी अमीटर और वोल्टमीटर को ये मैंने लगा दिया है जिसको इस प्रॉब्लम में बताया गया था।
इस प्रॉब्लम में जिस अमीटर और वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बनाया गया था उन्हीं दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एक स्टैंडर्ड बैटरी हमने लगा दी है जिसको ऑप्शंस में दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू दे देंगे। अब आइए वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन सुने, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी 978 ओम टू 982 ओम। यानी पहले ऑप्शन में आपको यह बताना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये सर्किट कितना मेजर कर पाएगा। अभी ध्यान दें, यहां पर ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियल और करंट को रीड किया जाता है। पोटेंशियल को रीड करने के लिए आपने वोल्टमीटर लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने वोल्टमीटर लगा रखा है, और करंट के लिए अमीटर। और आप जानते हैं वोल्टेज और करंट की रीडिंग से रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो पहले ऑप्शन में हमें बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस का आउटकम कितना आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक बात यहां पर और सुने कि क्वेश्चन में एक बात और मेंशन यहां पर मैं देख रहा हूं, बाय यूजिंग एन आइडियल सेल। तो मैं इस सेल को एक स्टैंडर्ड ईएमएफ ई वाला कंसीडर कर ले रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं कि जिस सेल को हम यूज कर रहे हैं उसका ईएमएफ ई है। अब इस ईएमएफ के सेल के साथ, और ये भी आइडियल सेल माना जा रहा है, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। सो अब क्या रीडिंग आएंगी वोल्टेज और करंट की, जो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट नापेंगे। एक बार हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी कैलकुलेशंस डिस्कस किए जा चुके हैं, ये सभी डाटा अब हमें समझ में आ गए हैं कैसे निकले। तो मैं इन्हें हटा रहा हूं, रिक्वायरमेंट होने पर इनको हम यूज कर लेंगे डायरेक्टली। इनको निकालने का तरीका आप समझ चुके हैं। ये दोनों टर्म मैंने इसीलिए बचाए हैं क्योंकि इस कैलकुलेशन में इनका रिक्वायरमेंट है मुझे। अब समझें कि इस सेल को जब मैंने इस सर्किट में लगाया तो वोल्टमीटर ने क्या रीडिंग दिया होगा और अमीटर ने क्या, हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समझें कि इस 1000 ओम और वोल्टमीटर के पैरेलल में होने के कारण इस लाइन का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो 1000 ओम और इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस यानी 50,000 का रिजल्टेंट होना चाहिए, और इस अमीटर का रेजिस्टेंस 0.02 ओम है। सो चूंकि ये पूरी लाइन और अमीटर सीरीज में लगे हैं, तो ये जो ईएमएफ ई का सेल है ये इस लाइन को जो करंट देगा उसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप ध्यान दें, करंट जो फ्लो होगी इस कंडीशन में उसे मैं लिख रहा हूं नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इस लाइन का रेजिस्टेंस 1000 और 50,000 का रिजल्टेंट है। फिलहाल मैं उसे आर डैश से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसे कैलकुलेट करेंगे। प्लस अमीटर का रेजिस्टेंस संट सहित 0.02 ओम है। सो इतनी करंट इस लाइन में फ्लो होगी इस सेल को लगाने पर। यह वोल्टमीटर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। सो हम जानते हैं कि इस ईएमएफ को इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटा जाना चाहिए। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल मुझे मिलेगा वो होना चाहिए नेट ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, जो कि आप समझ सकते हैं आर डैश प्लस 0.02 होना चाहिए। इसे भी मैं 0.02 लिख देता हूं, इनटू वो रेजिस्टेंस जिस पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर मैंने अपनी थ्योरी में पढ़ाया जाने वाला एक जनरल फॉर्मूला यूज किया है, जिसमें मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं कि आप सीरीज में लगे रजिस्टर्स के बीच में पोटेंशियल को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने नेट ईएमएफ ई को इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में मानते हुए इसका हिस्सा इसे दे दिया है। अब इतना वोल्टेज और इतना करंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रीड करेंगे, तो रेजिस्टेंस के लिए जो आउटकम हमें मिलेगा, आइए देख लेते हैं वो क्या होगा। जो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव आउटकम हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा वो रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्टेज अपॉन करंट। और जब हम वोल्टेज और करंट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक बार समझें। अगर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालें तो E अपॉन आर डैश प्लस 0.02 टर्म दोनों टर्म में से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आउटकम आर डैश के बराबर आएगा। यहां पर ध्यान दें, अगर मैं वोल्टेज को करंट से डिवाइड करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म को कैंसिल करने के बाद आर डैश ही आर इफेक्टिव होगा। आर डैश की वैल्यू को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आर डैश हमने 1000 और 50,000 के रिजल्टेंट को माना है, तो आर डैश को मैं लिख सकता हूं 1000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू। यहां पर हम रेजिस्टेंस
के पैरेलल में होने पर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उसे यूज कर रहे हैं, जो कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। अब इसे सॉल्व करने पर जो फाइनल आउटकम आया है वो देख लें एक बार, वो है 50,000 अपॉन 51। और अब अगर फाइनल कैलकुलेशन किया जाए, एक बार इस डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 51,500 है, 9 टाइम्स जा सकता है, 9 5 जा 45, और अब ये 41 है, 0 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, अब ये 2 रिमाइंडर है, 0 प्लेस किया, यानी एक 0 प्लेस करने पर ये नहीं बन पा रहा है, तो एक 0 और प्लेस करना पड़ेगा, और यहां एक 0 पॉइंट, एंड नाउ इट इज 4 टाइम्स। तो आप समझ लें कि ये 980.4 आया है अप्रोक्सीमेटली। तो पहला ऑप्शन जो क्वेश्चन में गिवन है, अब एक बार उस पे आ जाएं, 980.4 हमारा आंसर आ रहा है इस केस में, और जो ऑप्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंगली पहला ऑप्शन है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 978 ओम टू 982 ओम रेंज। तो 978 और 982 के बीच में हमारा आंसर 980.4 आ रहा है, यानी ये एक सही ऑप्शन के रूप में पिक किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 100 किलो ओम। 100 किलो ओम का मीनिंग है 100 इंटू 1000 यानी 1 लाख ओम, जबकि हम देख पा रहे हैं कि यह रेजिस्टेंस 50,000 ओम आया था जब हमने कैलकुलेट किया था। तो सेकंड ऑप्शन को गलत ऑप्शन माना जाएगा, इसे 50,000 ओम होना चाहिए था जब ये करेक्ट हो जाता। अगर ये 50,000 ओम लिखा होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। थर्ड ऑप्शन है द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी 0.02 ओम राउंड ऑफ टू सेकंड डेसिमल प्लेस। चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अमीटर सर्किट के लिए संट को इंक्लूड करते हुए 0.02 ओम आई थी, तो इस ऑप्शन को एक करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। एक फाइनल ऑप्शन और बचा है, उसे भी देख लें। इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय ए सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R विल बी मोर देन 1000 ओम। यानी अगर आपने स्टैंडर्ड सेल के बजाय एक ऐसा सेल यूज किया होता जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम होता, तो आपकी रीडिंग R की वैल्यू, इफेक्टिव R का जो वैल्यू 980.4 आया है, वो 1000 ओम से ज्यादा आ जाता। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसा सेल यूज करते जिसका EMFE और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम होता, तो इस कंडीशन के लिए जब हम अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करते तो देखिए क्या क्या चेंजेस आते। R डैश अभी भी वही रहता, अमीटर का रेजिस्टेंस 0.02 ओम सेम, 5 ओम एक्स्ट्रा जुड़ता। तो जब करंट बहती तो ये 3 वायर सीरीज में होते, और मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। अब मैं इसमें 5 ऐड कर रहा हूं। करंट जो रीड होती है मीटर से वो इतनी होती, और मेरा वोल्ट मीटर जो रीडिंग देता वो अभी भी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को नापता, लेकिन अब जो पोटेंशियल E होता वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता। EMF को 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता। तो प्रोपोर्शन मेथड से इसका कंट्रीब्यूशन, इसका हिस्सा, नेट पोटेंशियल में इसका जो हिस्सा होता वो होता 1000 और 50,000 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट EMF, जिसे बांटना होता। तो V की वैल्यू अब ये होती और करंट की वैल्यू इतनी होती। और अब अगर आप इस नई कंडीशन में R इफेक्टिव को कैलकुलेट करते तो हम देख पा रहे हैं कि डिवाइड करने पर वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालने पर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते, E से E कैंसिल हो जाता, और आपका आउटकम R डैश ही आता। यानी इस कंडीशन में भी आपका आंसर उतना ही आता जितना उस कंडीशन में जब ये सेल आइडियल था। यानी सेल के नेचर को चेंज करने से आपके आउटकम में कोई चेंज नहीं आता। सो इस लास्ट ऑप्शन को एक गलत ऑप्शन पिक किया जाना चाहिए। अगर ये लिखा होता कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम एक ऐसा सेल यूज करें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम हो, तो ये एक सही ऑप्शन होता। सो इस तरह से आप 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।